देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। Crowds waving swords outside a mosque. नफरत बढ़ रही है। टीवी के हर चैनल पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। इस अधर्म पर ये धर्म यही कहता है कि आंख मूंद लो। मतलब सनातन के खिलाफ देश में आंतरिक षड्यंत्र तो चल रहा है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा हटाओ, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। Climate change is pushing up global temperatures. What will be the repercussions on India? According to the World Bank, heat waves in India could soon break the human survivability limit. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से इंडियन फार्मर्स के सुसाइड रेट में इंक्रीज हमारे सामने है। द रिपोर्ट ऑल्सो स्पेसिफिकली पॉइंट्स टू इंडिया, highlighting that it will be one of the most severely hit countries worldwide from climate change. Governments need to take actions that have never been taken before. अब देखिए धरती का पर्यावरण कैसे खराब हो रहा है, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन सच में अब जलवायु संकट में बदल चुका है। जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए उस मौसम में बारिश हो रही है। जब सूखा नहीं होना चाहिए तब सूखा पड़ रहा है। फसलों पर इस जलवायु परिवर्तन का बहुत प्रभाव पड़ रहा है और धीरे धीरे जब धरती की नमी कम होगी, उसका मॉइस्चर कम होगा तो फसलें उगना भी बंद हो जाएंगी। तब हम क्या करेंगे? धरती का जो औसत तापमान है वो तेजी से बढ़ रहा है और लगभग ये 1.5 डिग्री बढ़ चुका है। जिस दिन ये 2 डिग्री तक पहुंच जाएगा उसके बाद वापस ही नहीं है। उसके बाद जलवायु को ठीक करना बहुत कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। उसके नतीजे, उसका मतलब ये होगा कि समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा। कई ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो समुद्रों के बीच में हैं, वो सब डूब जाएंगे और जिन देशों के बड़े बड़े किनारे समुद्र से लगते हैं उनमें भी कई कई मीटर तक वो डूब जाएंगे। पानी गर्म हो जाएगा। जो समुद्रों में, सागरों में जो जीवन है, जो मैरीन लाइफ जिसको बोलते हैं, जो मछलियाँ हो गई और नाना प्रकार के लाखों तरह के जीव जंतु पानी के अंदर हैं, उन सब पर प्रभाव पड़ेगा। उनका जीवन संकट में हो जाएगा। संक्षेप में कहूँ तो पूरी धरती के पास, धरती पर रहने वाले तमाम जीवों के पास अब समय बहुत कम है। अब देखिए कितने सारे कॉप हो गए हैं, कितने सारे संयुक्त राष्ट्र की कितने सारे कॉन्फ्रेंसेज हो गई हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के। बाली में होती है, पेरिस में होती है, कोपेनहेगन में होती है, तो तमाम जगह होती है, लेकिन समाधान नहीं निकलता है। समाधान इसलिए नहीं निकलता है कि कोई भी देश अपने देश की कीमत पर पहल करना नहीं चाहता और कारगर उपाय नहीं करना चाहता। जो विकसित देश हैं उनको लगता है विकासशील देशों की भागीदारी भी उतनी है, उनको बंद करना चाहिए। विकासशील देश कहते हैं कि देखिए हम बंद तो करेंगे लेकिन हमें अपने तक आने दीजिए, हमें अपने जैसा विकसित होने दीजिए। तो ये द्वंद्व चलता रहेगा और कोई समाधान नहीं निकलेगा। हमारा मानना है कि विकासशील देश और विकसित देशों को एक साथ बैठ करके पूरी धरती के इंटरेस्ट में एक सामूहिक फैसला लेना होगा और टारगेट, लक्ष्य निर्धारित करने होंगे कि हमें किस साल तक जो फॉसिल फ्यूल है, यानी जो जीवाश्म ईंधन है, उसमें पेट्रोलियम है, डीजल, पेट्रोल वगैरह सब आते हैं, तो ये हमें पूरी तरह से कब बंद करना है और उसके बदले में हमें किस वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जाना है जिससे नुकसान ना हो। It's just nonsense. I mean, we don't have the air to breathe today, and this is what the politicians are doing to us. हमें खराब राजनीति रोकनी बहुत जरूरी है। चेंज पॉलिटिक्स नॉट क्लाइमेट, अर्थात हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है इसको बदलना बहुत आवश्यक है। इसको बदलेंगे तभी जलवायु संकट से निपटने के रास्ते भी निकलेंगे। ग्रीन पॉलिटिक्स एक ऐसा रास्ता है जिसके रास्ते पर चलने से जलवायु संकट से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। मैं ग्रीन पार्टी की तरफ से बहुत चिंतित हूँ। इन सब बातों को देख के फिर लगा कि देश के स्तर पर एक ग्रीन पार्टी होनी चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे।
तो इस प्रकार से 2017 में इंडिया ग्रीन्स अस्तित्व में आया और 2018 में एक सम्मेलन के जरिए इंडिया ग्रीन्स पार्टी का गठन हुआ। ग्रीन पॉलिटिक्स का अर्थ जो है उसके 6 सूत्र हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले है इकोलॉजिकल विजडम, यानी हमारी जो पारिस्थितिकी है उसके बारे में हमारी कितनी समझ है और क्या समझ है। तो उस तरह का जो विजडम है इकोलॉजी के बारे में, उसी में एनवायरनमेंट में भी शामिल है, तो वो समझ बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी ग्रीन पॉलिटिक्स के जरिए वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद सस्टेनेबिलिटी आता है कि हमारे पास धरती में जितने संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक हों चाहे मानव निर्मित हों, उनका संरक्षण कैसे किया जाए और उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा के रखा जाए, कैसे उन्हें सतत रखा जाए। तो ये चिंता है, ये हमारे दूसरे सिद्धांत सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत आता है। इसके बाद है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यानी जन भागीदारी वाला लोकतंत्र। सच्चा लोकतंत्र तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसमें जनता की भागीदारी हो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो। हमें सच्चे लोकतंत्र की तरफ बढ़ना चाहिए और हमारा मानना है कि उसमें जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें जो प्रेफरेंशियल सिस्टम है, उन सारी चीज़ों पर बातचीत होनी चाहिए। अब देखिए, मैं सांप्रदायिक हिंसा की बात करता हूँ। दंगे होते रहे हैं और दंगे बंद हो जाएंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि सरकारों को ईमानदारी से दंगे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आज की सरकारों को देखिए कि दंगे रोकने तो छोड़ दीजिए, ऊपर से मॉब लिंचिंग को प्रोत्साहन देते हैं। पुलिस की भी सांठगांठ है कहीं ना कहीं। आप किसी विशेष धर्म के हैं और आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो बस आपकी बस खैर मनाइए कि आप कहीं मॉब लिंचिंग का शिकार ना हो जाए। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी जो समाज में विविधता है उसका सम्मान होना चाहिए। जिस तरह से जैव विविधता का सम्मान होना चाहिए, उसी प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का भी सम्मान होना चाहिए। आप एक बार अल्पसंख्यक बन के देखिए और फिर आप बाहर जाकर देखिए, जब आपकी पहचान एक खास धर्म के साथ होती है, तब आप देखिए कि लोगों का दृष्टिकोण आपके प्रति कैसे बदल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी लोकतांत्रिक समाज में। अर्थात यदि हम भारत के नागरिक हैं तो हमारी जो इज्जत है, जो हमारी बराबरी है, जो हमारा सम्मान है, वो एक जैसा होना चाहिए। और जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, जिस प्रकार से जैव विविधता होती है, जंगल में तरह तरह के फल फूल पौधे वृक्ष तमाम तरह के वनस्पतियाँ होती हैं, वैसे ही हमारा समाज भी है। अब मैं सामाजिक न्याय की बात करूँगा। पार्टी का मानना है कि समाज में बराबरी होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न रंग रूप के आधार पर, न भौगोलिकता के आधार पर। सबको समान अवसर मिले, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। पार्टी इस ओर प्रयासरत है और अपने संगठन में हमने समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है। और जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है, हमारी पार्टी देश में अकेली ऐसी पार्टी है जिसने पार्टी संगठन में न्यूनतम 50% सीटें महिलाओं को देना तय किया है। और जब चुनाव में टिकट बंटने की बारी आएगी तब भी हम महिलाओं को न्यूनतम 50% टिकट देंगे। ये हमारा संकल्प है और ये हमारी पार्टी के संविधान में बाकायदा इन विषयों का उल्लेख है और हम इनको करने के लिए कृत संकल्प हैं। अब सरकारों की बात करें। सरकारों को देखिए, सरकारें वोट तो जनता से लेती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टियां पूंजीपतियों की हो जाती। सारा मुनाफा उनको, सारे नियम कानून उन्हीं के पक्ष में बनाए जाते हैं। अब देखिए पर्यावरण को कितना नुकसान ये पूंजीपति करते हैं। छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या देश का कोई भी इलाका हो जो प्राकृतिक संपदा से, धन संपदा से
प्राकृतिक संपदा से संपन्न है, वहाँ गांवों से लोगों को हटा करके, जबरन हटा करके वो ज़मीनें पूंजीपतियों को दी जा रही हैं ताकि वो वहाँ से हीरे निकाल सकें, कोयला निकाल सकें और बाकी मिनरल्स खनिज निकाल सकें। ये सब किसकी कीमत पर? गरीब लोगों की कीमत पर, आदिवासियों की कीमत पर, गरीब जनता की कीमत पर। अब देखिए कि अभी कोविड-19 हुआ, लोग बेरोजगार हुए, सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक लोगों को पैदल चल के अपने गांव पहुंचना पड़ा, कोई सरकारी सहायता नहीं थी, रोजगार बहुत घटे, लोगों को अपने गांव लौटना पड़ा। एक तरफ ये दृश्य था और दूसरी तरफ देखिए कि चंद पूंजीपतियों की धन संपदा कई कई गुना बढ़ गई। ये कैसे हुआ? ये बिना शोषण के नहीं हो सकता। एक तरफ आम आदमी, गरीब लोग पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ढूंढे, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से पैसा नहीं मिले और पूंजीपतियों की संपदा, संपत्ति, धन तेजी से बढ़ता जाए, तो ये असमानता है। एक समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाज में ये स्वीकार्य नहीं है। सरकारों को देखना चाहिए कि जनता तक सभी सुविधाएं कैसे पहुंचे, ये ध्यान उनको होना चाहिए।